कई भी बीजेपी है जो 5 गांव हर सांसद के लिए गोद देने की बात करती थी, क्या उसके ऊपर अभी कहीं चर्चा है? मेरे ख्याल से आप कहीं भी नहीं सुनोगे कि उन 5 गांवों का क्या हुआ। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई सरकार सत्ता में आती है तमाम सारे वायदे जनता से करती है, तमाम सारी बातों को रखती है। और देखिए, महत्वपूर्ण बात ये होता है कि उन 5 सालों में उस सरकार ने कितना कुछ काम किया, इसकी एक रिपोर्ट होती है। लेकिन यहाँ पर मसला दूसरा, आपने जो सवाल उठाया राम मंदिर का, देखिए बिल्कुल लोगों का इमोशन है, लोग ज़रूर इसके ऊपर जाएंगे और ज़रूर बीजेपी को वोट करेंगे। और जाहिर बात है, बीजेपी ने लगातार अपने सालों की राजनीति जो है वो राम मंदिर के आसपास की है। लेकिन हंस का आपने जिक्र किया, 6 लाख से भी ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतते हैं, लेकिन 6 बार भी शायद उनको आपने कभी बोलते हुए या अपने क्षेत्र में आकर कोई काम करते हुए देखा हो। उसमें मुझे बीजेपी के चुनाव पर लड़े, टिकट पर लड़े और ऐसे में पीएम मोदी का समर्थन उनको मिला, तो उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। और ऐसे में उनको बढ़ चढ़ के कामों में हिस्सा लेना चाहिए, तो लोगों के बीच जाना चाहिए। समस्या उनकी थी, उनको समझना सुलझाना चाहिए था, लेकिन वो ज़्यादातर अपने कामों में ही बिजी रहे। तो नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सिंहासन 2024 का। में दर्शकों, जैसे 2024 की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और 2024 के चुनाव की शुरुआत 22 जनवरी 2024 से हो जाएगी। आखिर ये डेट इतनी ज़्यादा चर्चा में क्यों है? ये डेट चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस दिन अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और बीजेपी और साथ ही साथ मोदी साहब और उनके जितने भी मंत्री हैं लगातार इस पूरे प्रकरण पर वोट मांग रहे हैं, या कह लीजिए एक वोट मांगने की प्रक्रिया है राम मंदिर। क्योंकि इस प्राण प्रतिष्ठा का जो विरोध है यहाँ पर चारों मठों के शंकराचार्यों ने किया है, यानी जो हिंदू धर्म के 4 स्तंभ हैं उन चारों शंकराचार्यों ने यहाँ पर विरोध जताया। और विरोध जताने की एक वाजिब वजह भी यहाँ हमें नजर आती है। वो कहते हैं कि अभी मंदिर का ध्वज, जिस पर ध्वज मंदिर का होता है, वो उसका पूरा निर्माण नहीं हुआ है और उससे पहले शास्त्रों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। लेकिन जब चुनाव नतीजे आने वाले हों, जब चुनाव हो, तो आखिर शास्त्र पढ़ने जाए कौन? और इसी पर बीजेपी शायद विश्वास करती है और बीजेपी लगातार राम मंदिर के बहाने 2024 के चुनावी मुद्दों को बुना रही है, जहां पर बेरोजगारी एक तरफ रख दीजिए, महंगाई एक तरफ रख दीजिए, जो यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई है कि यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है भारत की, यानी कह लीजिए जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से दबाव, जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसको भी साइड रख दीजिए। यहाँ पर अभी सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर और उसको बीजेपी बड़े अच्छे से बुनाती हुई नजर आ रही है। और कहा जाता है कि रथ अयोध्या का होगा लेकिन कुर्सी दिल्ली की मानी जाएगी, यानी अयोध्या से, यूपी से दिल्ली की कुर्सी साधी जाएगी। तो आज चर्चा थोड़ी दिल्ली की कर ली जाए। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और 7 पर बीजेपी ने 2014-19 दोनों में ही प्रचंड जीत हासिल की थी। 6, 5, 4 इतने बड़े अंतर, यानी 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख वोट के अंतरों से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराया था। कुछ आंकड़े हमारे पास यहाँ पर हैं, पहले आंकड़े पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा शुरू करते हैं। आज चर्चा में हमारे साथ अमन सर जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर सबसे पहले उत्तर पश्चिमी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर 6 लाख वोटों से हंसराज हंस, जो कि एक सेलिब्रिटी है, एक गायक है, यानी एक सेलिब्रिटी स्टंट मारकर बीजेपी ने यह सीट जीती और सबसे बड़ा मार्जिन यहीं पर नजर आता है। यहाँ पर 8 लाख वोट हंसराज हंस को मिलते हैं और गुगन सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनको मात्र 2 लाख वोट मिलते हैं। और यही हासिल यहाँ पर राजेश लिलोथिया का होता है, जो कांग्रेस हैं, यानी 6 लाख के बड़े मार्जिन से हंसराज हंस जीत जाते हैं। और यही कहीं ना कहीं गौतम गंभीर, जो पूर्वी दिल्ली से उतरे थे, उन्होंने भी 3 लाख से बड़े अंतर से यहाँ पर अरविंद सिंह लवली, जो कि कांग्रेस के थे, और यहाँ पर आतिशी, जो कि अभी विधायक हैं, लेकिन 2019 में उन्होंने यहाँ पर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा था, तो बहुत बड़ी शिकस्त मिली थी। यहाँ पर 3 लाख अंतर से कांग्रेस के नेता हारते हैं और जो तीसरे नंबर पर आतिशी होती हैं वो मात्र 4 लाख वोटों के अंतर से हारती हैं। यानी ये सेलिब्रिटी कार्ड बीजेपी खेलती है। राम मंदिर मुद्दा, सेलिब्रिटी कार्ड, ये दोनों ही मुद्दे अब 2024 में अभी चर्चित होंगे। आखिर ये मुद्दे इतने चर्चित क्यों हैं? क्यों इन मुद्दों के आगे देश के बाकी मुद्दे हार जाते हैं? आज इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो क्या, लेकिन चर्चा ये भी होगी कि हंसराज हंस तो अपने नए नए गाने रिलीज कर रहे हैं, गौतम गंभीर लगातार क्रिकेट कमेंट्री करते हैं, तो अगर जनता को परेशानी होगी तो क्या दिल्ली की जो उत्तर पश्चिमी लोकसभा के जो लोग हैं, क्या वो मुंबई जाके हंसराज हंस से कहेंगे कि हमारे इलाके में दिक्कत है?
क्या यहाँ पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में कमेंट्री कर रहे गौतम गंभीर से जाके अपनी चर्चा करेंगे? यानी समस्या दिल्ली की होगी लेकिन जाना आपको ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा, क्योंकि वहां जो है क्रिकेट का मेला लगा है और उसी क्रिकेट के मेले में शायद भाजपा नेता गौतम गंभीर खो गए हैं। यहां पर अमन सर से पहला सवाल करेंगे कि क्या राम मंदिर की इतनी बड़ी भूमिका इन 2024 के चुनावों में बन गई है कि यहां पर उनके नेता विकास पर ध्यान ना देकर, बेरोजगारी पर ध्यान ना देकर, जिस तरीके से यहां पर माइनॉरिटीज का दमन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट आई है, उन सब पर ध्यान ना देकर बस राम मंदिर पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि बस वोट लूटना बीजेपी यहां पर चाहती है? बिल्कुल दौलत, और मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी याद दिलाना चाहता हूं, ये वही बीजेपी है जो 5 गांव हर सांसद के लिए गोद देने की बात करती थी। क्या उसके ऊपर अभी कहीं चर्चा है? मेरे ख्याल से आप कहीं भी नहीं सुनोगे कि उन 5 गांवों का क्या हुआ। इसके अलावा आपने देखा होगा कि 100 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना बीजेपी की थी कि आने वाले सालों में ऐसा होगा, हर घर में नल होगा, नल में जल होगा, ये सब योजनाएं थी। कहाँ हैं उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार है? कोई तैयार नहीं है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई सरकार सत्ता में आती है तमाम सारे वायदे जनता से करती है, तमाम सारी बातों को रखती है। और देखिए, महत्वपूर्ण बात ये होता है कि उन 5 सालों में उस सरकार ने कितना कुछ काम किया, इसकी एक रिपोर्ट होती है। लेकिन यहाँ पर मसला दूसरा, आपने जो सवाल उठाया राम मंदिर का, देखिए बिल्कुल लोगों का इमोशन है, लोग ज़रूर इसके ऊपर जाएंगे और ज़रूर बीजेपी को वोट करेंगे। और जाहिर बात है बीजेपी ने लगातार अपनी सालों की राजनीति जो है वो राम मंदिर के आसपास की है। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये हो जाती है कि आखिर जो वायदे आपने किए थे चुनावों में, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप कोई धर्म को निभाने वाली पार्टी नहीं है, आप कोई धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि आपके लिए सर्वधर्म एक जैसे हैं। क्योंकि आपकी पार्टी में मुख्तार अब्बास नकवी भी हैं, शहनवाज भी हैं और भी तमाम सारे मुस्लिम चेहरे हैं, तो वहीं तमाम और भी जो दिगर जातियां उनकी भी लोग आपकी पार्टी में है। तो ये कहना कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, मुझे नहीं लगता ऐसा कहना उचित रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चलिए राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, तमाम सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं वो इसका स्वागत कर रहे हैं और करना भी चाहिए कि एक अहम मुद्दा जो अब तक विवादों में रहा, तमाम तरह की उस पर लड़ाई झगड़े भी रहे, लेकिन अब वो खत्म होकर एक प्रारूप में आ गया राम मंदिर के, जहां पर राम जी का जन्म हुआ था। चलिए इससे आगे बढ़ा जाए तो क्या हम जो 2024 के चुनाव में बीजेपी जाएगी तो क्या वो इन मुद्दों के ऊपर बात करेगी? कितना रोजगार उसने क्रिएट किया, कितनी जो है उसने जो कह सकते हैं कि कॉलेज बेहतर बनाए, किस तरह से एजुकेशन को डेवलप किया, किस तरह से स्वास्थ्य की चीज़ों में काम किया, जैसे हमने 100 सिटी की बात की, क्या उसने वो किया? क्या 5 गांव जो गोद देने की बात थी सांसदों की, क्या उसने वो किया? तो ऐसे तमाम सारे मसले हैं। अब आपने जो गौतम गंभीर का जिक्र किया है, आपने हंस का जिक्र किया, देखिए मसला यही है, ऐसा आपको याद होगा मथुरा से सांसद बीजेपी की हेमा मालिनी, उनको लेकर भी मिसिंग के पोस्टर लगे कि कहाँ है हमारे सांसद, आइए और हमें आपकी जरूरत है। ये सनी देओल के भी लगे, आपने देखा होगा गुरदासपुर में जिस तरह से हमने देखा कि लगातार वहां पर इस तरह के पोस्टरबाजी लोग करते हुए नजर आए। तो ये देखिए अच्छी चीज़ नहीं है। आपने जो महत्वपूर्ण बात कही उसका मुझे अभी भी वो वाक्य आपका जो है उसमें बात करना चाहूँगा कि क्या कोई शिकायत अगर होगी तो क्या वो मुंबई जाएंगे या फिर सिडनी ग्राउंड में जाएंगे? देखिए अपने आप में ये बेहद ज़रूरी चीज़ है कि जब आप जन सेवा में आ गए, आप लोगों की सेवा के लिए अपने आप को मान लिए, ठान लिए, तो आपको उस कह सकते हैं कि क्षेत्र में रहकर आपको उनके लिए काम भी करना पड़ेगा। आपने 5 साल तो जमकर क्रिकेट जो है कमेंट्री की है, तमाम जगह आप गए आए हैं, तो ऐसे में आपने दिल्ली की जनता को कितना योगदान दिया है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। हंस का आपने जिक्र किया, 6 लाख से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीतते हैं, लेकिन 6 बार भी शायद उनको आपने कभी बोलते हुए या अपने क्षेत्र में आकर कोई काम करते हुए देखा हो। उसमें मुझे लग रहा है कि लोगों को ये समझ में आता है, उसके बाद वो जो है उस एक नाम के ऊपर दोबारा नहीं जाते, और ये कम से कम बीजेपी को समझना चाहिए। देखिए सेलिब्रिटी का काम है फिल्में करना, गाने गाना या तमाम चीज़ें करना, लेकिन क्या जो सेलिब्रिटी को आप चुन रहे हैं क्या वो जनता के लिए काम करेगा या कर पाएगा? क्या उसके पास समय इतना है? सनी देओल की फिल्में आती हैं, वो लगातार फिल्मों कामों में बिजी रहते हैं, तो क्या वो अपने क्षेत्र का विकास कर पाएंगे? गौतम गंभीर का नाम आप ले रहे हैं, वाकई क्रिकेट की कमेंट्री में कभी उनको इस चैनल पर देखा जाता, कभी उस चैनल पर देखा जाता, कभी इस देश में कभी उस देश में। तो सवाल उठते हैं, लोग यही कहते हैं कि जब इतना सारा प्रेशर लेकर आप बैठे हो तो जन सेवा आप कैसे कर सकते हो? लोग यही बात कहते हैं कि सिर्फ ट्वीट कर देना जो है जन सेवा काम नहीं है, और जो ट्वीट करने वाले नेता कम से कम उससे अब जनता को जो है निजात मिलनी चाहिए और बचना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आते हैं 5 साल में एक बार चुनाव जीतते हैं और चले जाते हैं, उनका फिर कुछ अता पता नहीं लगता, इसीलिए जो विकास का काम वहीं का वहीं ठप हो जाता है। हमारे पास यहाँ पर 2019 के परिणाम है, उनमें 7 में से 7 सीटें बीजेपी जीत जाती है, लेकिन पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और यहाँ पर उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो ये चारों लोग सेलिब्रिटी की तरह रहते हैं, सेलिब्रिटी हैं। यहाँ पर 4 लाख वोट है, गौतम गंभीर दोनों नेताओं को रहते हैं, कांग्रेस और आपको। यहाँ पर प्रवेश सिंह वर्मा है, यहाँ पर करीब 6 लाख वोटों से दोनों यहाँ पर कांग्रेस और आपके नेताओं को रहते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो हंसराज हंस की, जो भी एक सेलिब्रिटी हैं, यहाँ पर
मात्र 6 लाख वोटों से, ये भारी संख्या है सर यहाँ पे। और बात यहाँ पर करें उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकसभा सांसद मनोज तिवारी, जो आजकल अपने बड़बोले बयानों के चक्कर में काफी फंसे हैं। यहाँ पर वो बेशरम रंग एक गाना जब आया था बॉलीवुड में, उसको टारगेट करते हैं, लेकिन जो उनका एक गाना है यहाँ पर भोजपुरी गानों में, उसमें किस तरीके का प्रदर्शन वो होता है, किस तरीके से ओम वाली जैकेट पहनकर यहाँ वहां पे जो है महिलाएं नाचती हैं, शायद वो नहीं दिखते। लेकिन क्या इस बार इन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़ाने का जिम्मा अपने हाथ में लिया था सेलिब्रिटी पावर दिखा के? तो क्या 19 से 24 के बीच कुछ ऐसा फर्क आया है कि बीजेपी के इन नेताओं को अब जनता जो है नकार चुकी है, दरकिनार कर चुकी है? ये गौतम गंभीर, हंसराज हंस और मनोज तिवारी, क्योंकि इनका बड़बोलापन कुछ ज्यादा ही बाहर आ रहा है। जी बिल्कुल। और दूसरी बात, बड़बोलापन से अधिक ही इन्होंने जमीन लेवल पर काम कितना किया। देखिए हंसराज हंस का आपने जिक्र किया, देखिए इतनी बड़ी जीत, 6 लाख वोटों से अधिक उनको जीत मिलती है, और वो काम क्या करते हैं, किस तरह से लोगों के बीच एक्टिव रहते हैं, कितना आना जाना उनका होता है, कितना समय वो लोगों को देते हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। देखिए हंसराज हंस एक ऐसा नाम थे जिनको अगर अकेले लेवल पर आप चुनाव लड़ाते तो शायद उनको जो है जीत भी शायद नसीब होती, लेकिन बीजेपी के चुनाव पर लड़े, टिकट पर लड़े, और ऐसे में पीएम मोदी का समर्थन उनको मिला, तो उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की। और ऐसे में उनको बढ़ चढ़ के कामों में हिस्सा लेना चाहिए, तो लोगों के बीच जाना चाहिए, समस्या उनकी थी उनको समझना सुलझाना चाहिए था, लेकिन वो ज़्यादातर अपने कामों में ही बिजी रहे। तो ये बीजेपी के लिए मेरे ख्याल से सीखने और समझने का वक्त भी है कि जिन लोगों पर आप दाव लगा रहे, चाहे वो मनोज तिवारी है, चाहे वो हंस है, चाहे वो गौतम गंभीर है, या वो और भी कोई नाम हो सकते हैं, सनी देओल हो सकते हैं, हेमा मालिनी हो सकते हैं, लेकिन ये कितना काम आपके लिए कर पा रहे हैं, जमीनी स्तर पर कितना लोग इनसे खुश हैं, कितना लोगों के साथ में ये समय दे पाए जितना कह सकते हैं देना चाहिए था। 5 साल का समय बहुत होता है दौलत, लेकिन क्या 5 सालों में ये 5 बार भी लोगों की सेवा के लिए वहाँ पर मौजूद हुए? आपको पता गुरदासपुर में तो सनी देओल के मिसिंग वाले पोस्टर लगे, मथुरा में भी वैसे ही देखने को मिला। तो क्या ये जो लोग हैं, क्या सिर्फ पद पाने के लिए ही चुनाव में लड़ते हैं, और क्या बीजेपी सिर्फ अपनी सीटों का आंकड़ा बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को वोट वो कह सकते हैं कि देने के लिए खड़ा करता है, कि इनको प्रत्याशी बनाकर उतारता है, जो कि चुनाव के बाद अपने अपनी फील्ड में चले जाते हैं, इनको जनता से कोई सरोकार नहीं होता? तो मुझे लगता है 2024 के चुनाव में बीजेपी इन सीटों पर जरूर फोकस करेगी कि क्या इनको टिकट देना उचित रहेगा, या फिर इनके जगह पे कोई नया चेहरा, या यूँ कहें कि कोई पुराना चेहरा भी उतारती है, तो मेरे ख्याल से कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों की वजह से बीजेपी की भी कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन में जो है खासी कमी देखने को मिलती है। आपने यहाँ पे बात करी नए चेहरों को, हमने ये नए चेहरों वाला फॉर्मूला अभी हाल ही में देखा। यहाँ पर 3 राज्यों के चुनावों में बीजेपी अग्रिम आती है, जीतती है। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो 1 बार के विधायक हैं, यही सीएम मोहन यादव के साथ हुआ, जो 1 या 2 बार के विधायक हैं, और विष्णुदेव साय, जिनको शायद छत्तीसगढ़ में भी इतनी वो प्रचलित चेहरा नहीं होंगे। तो क्या इन सभी सीटों पर हंसराज हंस, मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, कहीं ना कहीं एक ग्राफ जो है नीचे गिराया है इन लोगों ने यहाँ पर बीजेपी का? क्योंकि अपनी संसदीय क्षेत्र में ध्यान न देकर बाकी पूरी दुनिया पर इन्होंने ध्यान दिया। कमेंट करें, ट्वीट करें, तो क्या बीजेपी यहाँ पर वही फॉर्मूला अपनाएगी कि नया चेहरा, नए वोट, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से ये जता देगी कि हम नए चेहरों पर विश्वास कर रहे हैं, और इस सब के चक्कर में इन बड़े लोगों का टिकट कटेगा? देखिए बिल्कुल, और लोगों के बीच अगर आप जाएंगे तो लोगों में खासी नाराजगी भी है, और बीजेपी को चीज़ अच्छे से पता है, इसीलिए आप देखेंगे कि ये मंथन का जो दौर है बीजेपी में शुरू हो गया है। उसके बाद जब जो लिस्ट निकल कर सामने आएगी, उसमें ऐसे चेहरे जिनकी कह सकते हैं कि मुखालफत खुद जमीनी स्तर पर लोग कर रहे हैं, उनको मेरे ख्याल से बीजेपी टिकट देने से बचेगी। रीज़न उसका यही है कि आपने 5 साल के दौरान जो आपको काम करना चाहिए था वो आपने काम नहीं किया। आप अपने फील्डों में जाके जो कह सकते हैं कमेंट्री कर रहे थे, आप गाने गा रहे थे, आप तमाम तरह से और चीज़ों में व्यस्त थे, जो मेरे ख्याल से एक सांसद होने के नाते नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अगर आप देखें तो एक पूरी के पूरे इलाके की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, एक बड़ी संख्या उसमें होती है। उन तमाम लोगों की कह सकते हैं वो जो विश्वास है वो आपको लेकर बनता है कि आप उनकी समस्याओं को सुलझाएंगे, विकास करेंगे, लेकिन आप जब वहाँ मौजूद ही नहीं होंगे तो कैसे सब समस्या को सुलझाएंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो ऐसे में बीजेपी भी तमाम चीज़ों पर गौर करेगी कि कौन सांसद कितना बोला, संसद के अंदर कितनी प्रेजेंस उसकी रही, गौतम गंभीर ने कितनी बार सवाल रखे, मेरे ख्याल से जो हंस से कितनी बार वो देखे गए संसद के अंदर। तो ये सब भी पहलू कहीं ना कहीं नोट डाउन किए जाने चाहिए, और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी, आला दर्जे की पार्टी, कम से कम उसको तो ये सोचना चाहिए कि जो हमारे लोग हैं वो लगातार ऐसी चीज़ों के लिए जो उन्होंने चुना है, जिनको भी, चाहे वो नेता हैं या वो कार्यकर्ता है, वो लोगों के लिए काम करें। देखिए सिर्फ ये कह देना कि गौतम गंभीर हमारे सांसद हैं, हंसराज हंस हमारे सांसद हैं, मनोज तिवारी हमारे सांसद हैं, रमेश बिदुड़ी हमारे सांसद हैं, कहना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि ज़मीनी स्तर पर आपको काम करना पड़ेगा। जिसके लिए मुझे लगता है बीजेपी ने जो टीम बनाई है वो लगातार जो ज़मीनी लेवल पर जाकर काम कर रहे हैं, उसके बाद ही जो नामों को फाइनल किया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि गौतम गंभीर या मनोज तिवारी या और भी कुछ एक चेहरे, उनके नाम इस बार प्रत्याशियों की जो सूची है उसमें से कट जाए। बिल्कुल, यहाँ पर यह बात स्पष्ट नजर आती है कि अगर
दिल्ली की कुर्सी पर बैठना है तो सबसे पहले दिल्ली पर ध्यान देना होगा, दिल्ली के उन सांसदों पर ध्यान देना होगा जो कुर्सी लेकर बैठे हैं लेकिन काम अपनी अपनी फील्ड का ही कर रहे हैं। आखिर जनता उनके इलाके की कितनी त्रास होगी, कितनी परेशान होगी, ये सोचने वाली बात है। यानी 2024 में भले ही बीजेपी की सत्ता आए ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं इन बड़े चेहरों की कुर्सी जाने वाली है, ऐसा जनता शायद यहां पर निर्णय सुना सकती है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।